नमस्कार फ्रेंड्स, मैं समीर आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मित्र, मैं आज इस वीडियो में स्टार्टअप इंडिया के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मैं इसी तरह के वीडियो लगातार बनाकर आपके लिए लाता रहूं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्टार्टअप इंडिया क्या होता है। दोस्तों, आज से 5 साल पहले 15 अगस्त 2015 को इसकी घोषणा हुई थी और 16 जनवरी 2016 से ये लागू भी हो गया। दोस्तों, इसे काफी उत्साह के साथ लॉन्च किया गया था, लेकिन समय की विडंबना है या हमारे जानकारी का अभाव है कि हम इसे पूरी जानकारी के अभाव में सही ढंग से लागू नहीं कर पाए। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये था, लाइसेंस राज का सिंप्लीफिकेशन था। कई सारे छूट इसमें मिली हुई थी। 10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंडिंग पूल का भी निर्माण हुआ था, लेकिन फिर भी आपको जानकर आश्चर्य होगा, मात्र इतने सालों में मात्र 35,095 उपक्रमों को ही रिकॉग्निशन मिली और मात्र 323 उपक्रमों को सिडबी द्वारा फंड दिया गया। दोस्तों, क्या इतने बड़े देश में मात्र इतना ही बिजनेस 5 साल में मात्र इतना ही बिजनेस स्टार्ट हो पाता है? नहीं, हम लोग जानकारी के अभाव में यह नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि हम और आप यही सोचते हैं कि स्टार्टअप इंडिया माने स्टार्टअप मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया और वो स्टार्टअप हो गया। नहीं दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया के तहत कुछ सर्टेन मानदंड है जिसको पूरा करने के बाद ही आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है स्टार्टअप इंडिया। और ढेर सारे रिकॉग्निशन है, इसमें वेंचर कैपिटल फंड भी मिलता है, स्टार्टिंग फंड भी मिलता है और अगर आप इसे करें तो काफी लाभकारी हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, सरकार की जो मूल अवधारणा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर एक बिजनेस को करें। सबसे बड़ा चीज ये है कि अगर कोई आप पर्सनल कैपेसिटी में कोई काम कर रहे हैं तो उसे ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आपको चाहे तो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड फर्म का निर्माण करना पड़ेगा या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म का बनाना पड़ेगा या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म बनाना पड़ेगा। अगर ये चीज कर लेते हैं तभी आप इसके अंतर्गत आ सकते हैं। दोस्तों, इसका दूसरा जो मुख्य मानदंड है उसमें यह है कि आपका इनकॉर्पोरेशन, आपके फर्म का इनकॉर्पोरेशन 10 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका किसी भी साल में, माने पिछले 10 साल का अगर लेखा जोखा देखा जाए तो किसी भी साल में उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका अगला जो मुख्य मानदंड है उसमें यह है कि आपका मूल कंपनी से स्प्लिट होकर कोई नई कंपनी या कोई नई पार्टनरशिप फर्म नहीं बना होना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा चीज ये है कि आपका आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट बनाने का जो आइडिया है वो इनोवेटिव होना चाहिए, अपने आप में अभूतपूर्व होना चाहिए। अगर यह नहीं भी है तो यह जो आइडिया है वो किसी प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विसेज का डेवलपमेंट करे तो भी इसको मान्यता मिल सकती है। दोस्तों, मान लेते हैं ये भी नहीं है तो आपका आइडिया अगर स्केलेबल है या लार्ज स्केल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है या वेल्थ क्रिएट करता है तो भी इसको मान्यता मिल सकती है। दोस्तों, अब कहेंगे कि इतना सारा मेहनत हमने कर लिया, इतना सारा मेहनत हमने कर लिया, लेकिन इसका क्या फायदा है? क्योंकि स्टार्टअप इंडिया, मान लिया स्टार्टअप इंडिया का ठप्पा ही मेरे बिजनेस में लग गया तो हमको क्या फायदा होगा? आपको दोस्तों बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है और इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग मात्र छोटा मोटा व्यवसाय करके ही रह जाते हैं और बड़े बड़े कंपनी का निर्माण ऐसे भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप अंदाजा नहीं लगा सकते आपको क्या क्या फायदा होगा। सबसे बड़ा, लाइसेंस राज से मुक्ति मिलेगी। क्या होता है, जब कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो नियम के अनुसार 9 तरह के लेबर लॉ और एनवायरमेंटल लॉ का पालन करना पड़ता है। संबंधित डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेना पड़ता है। तो यह परमिशन आपको नहीं लेना पड़ेगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ सर्टिफिकेशन करके और 3 साल तक आपके किसी भी तरह के इंस्पेक्टर, जैसे आपको लेबर इंस्पेक्टर या एनवायरमेंटल इंस्पेक्टर आपकी फर्म का इंस्पेक्शन नहीं करेंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ा छूट है। इसके अलावा 3 साल तक इनकम टैक्स का भी छूट मिलेगा। दोस्तों, इनकम टैक्स का छूट अपने आप में बहुत अभूतपूर्व छूट होता है, क्योंकि अगर आपका इनकम आपका एक निश्चित रकम से ज्यादा होता है, मान लिया 10 लाख से ज्यादा हो गया तो 30% तो इनकम ही टैक्स देना पड़ता है। तो वो तो बचत, नेट बचत है आपका, वो प्रॉफिट ही होगा। इसके अलावा भी फायदे हैं दोस्तों। पेटेंट रजिस्ट्रेशन में, पेटेंट का अगर आपका प्रोडक्ट है, आइडिया है, तो अगर उसका आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं पेटेंट का तो 80% तक फी में रिबेट मिलता है।
दूसरा, अगर आप ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें 50% तक का रिबेट मिलता है। इसके अलावा क्या है कि नॉर्मल सरकार की पॉलिसी होती है, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनका एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होता है जिसमें कुछ मिनिमम कंडीशन लगाया जाता है। किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट है या पब्लिक सेक्टर लिमिटेड कंपनी है, वो अपने कुछ नियम लगाते हैं कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि मिनिमम आपके बिजनेस का एक्सपीरियंस 10 साल का बिजनेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का होना चाहिए। वो अपने अनुसार लगा देते हैं ताकि साधारण जो एप्लीकेंट है वो दूर रहें। लेकिन अगर आपका स्टार्टअप इंडिया का ठप्पा आपके कंपनी में या फर्म में लग गया तो उसमें इस मिनिमम क्वालिफिकेशन में कोई जरूरत नहीं है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में के तहत आपको छूट मिलेगी। दूसरा बात, हो सकता है कि वो सरकारी कंपनियां कुछ और भी नियम लगाए, जैसे आपका टर्नओवर 10 करोड़ होना चाहिए, 2 करोड़ होना चाहिए, 50 लाख होना चाहिए, इससे भी आपको छूट मिलेगी। तो यह इस प्रकार का जो आपका सेल्स है, आप पब्लिक सेक्टर कंपनी को माल सप्लाई कर सकते हैं बनाकर, और उसमें आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल सकता है। तो उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसमें काफी छूट मिल जाता है। इसके अलावा स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के बाद स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन मान लिया आपका हो गया, 2-4 दिन से ज्यादा नहीं लगता है। अगर सारे आपको कंडीशन आप फुलफिल कर देते हैं तो 2-4 दिन से ज्यादा आपको नहीं लगेगा। लेकिन इसके बाद एक और पोर्टल है जहां आपको जरूर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। वो काफी महत्वपूर्ण जगह है जहां से आपको ढेर सारा बिजनेस का सोर्स मिल सकता है, लीड्स मिल सकता है। आप सोचिएगा कि कहां से मिल सकता है, मैंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करवा लिया, अपना बुद्धि लगा लिया। लेकिन दोस्तों घबराइएगा मत, और मैं एक बार फिर से कहूंगा, हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे बड़ा चीज ये है कि भारत सरकार ने एक जेम पोर्टल बनाया है। जेम ई पोर्टल है, जिसमें क्या है कि सारे पब्लिक सेक्टर कंपनियां, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर कोई अपना परचेज करते हैं, किसी भी तरह का टेंडर निकालते हैं, तो उनके लिए आजकल मैंडेटरी हो गया है कि जेम में वो रजिस्ट्रेशन करें और जेम में वो अपना इंफॉर्मेशन डाल दें। तो आपको अगर जेम में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो आप इसके लिए भी एलिजिबल होंगे और आपकी फर्म को वरीयता मिलेगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि सबसे बड़ा चीज है, स्टार्टअप इंडिया से बहुत सारे फायदा होने वाले हैं जो कि हम लोग जानकारी के अभाव में नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आप बिजनेस के क्षेत्र से जुड़े हैं और किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं और पिछले 10 साल में ही आपने स्टार्ट किया है, तो अपने बिजनेस को स्टार्टअप इंडिया फंड का फायदा जरूर लें। स्टार्टअप इंडिया में अपना जरूर रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि आपको सारे फैसिलिटी मिलेगी। एक बात और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इनकम टैक्स का फायदा लेने के लिए आपके फर्म का रजिस्ट्रेशन 2016 के बाद होना चाहिए, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा एक चीज और है दोस्तों, आपको मेंटर की भी फैसिलिटी मिलेगी। आपका मेंटर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से होगा और आपको क्या करना है कि www.startupindia.gov.in में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और वहां पर मेंटर का कॉलम मिलेगा, वहां जाके आप अपने मेंटर के लिए भी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आपको वहां से भी लगातार गाइडलाइंस मिलती रहेगी और आपको कहीं भी बिजनेस करने में कोई सुविधा नहीं होगी, कोई असुविधा नहीं, सॉरी, सुविधा तो काफी है, असुविधा नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आप इस तरह के बिजनेस करें उसमें कुछ सोच समझ के भी करें। अब जैसे मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा चीज है कि अगर आपका, पहले ये देख लें कि आपका आइडिया कैसा है। आपका आइडिया सेलेबल है या पैशनेट है। पैशनेट का मतलब है कि बचपन से किसी चीज को आपने सोचा कि मुझे अपने जीवन में इसे इंप्लीमेंट करना है, काफी अच्छा आइडिया है, लेकिन वो सेलेबल नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है दोस्तों। यह आपका अगर आइडिया सेलेबल है तभी आप सक्सेस होंगे, नहीं तो आगे आगे जाकर वो रुक सकता है। दूसरा, आपका आइडिया इनोवेटिव है या प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अगर देखते हैं कि अगर आपका आइडिया इनोवेटिव है और प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है तो कोई काम का नहीं है। अगर आइडिया प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इनोवेटिव नहीं है, तो काम ही काम का है। तो इसीलिए मेरा दूसरा टिप्स ये जरूर होगा कि आप अपने आइडिया में प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज को जरूर चयन करें ताकि वो लोगों का भलाई कर सके।
जितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, लोग आपके प्रोडक्ट को उतना ज्यादा अपनाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है आपने लोगों को सॉल्यूशन दिया, और जिस चीज में लोगों को सॉल्यूशन मिल रहा है उसकी बिक्री जरूर ज्यादा होगा। मैं एक बात और थोड़ा सा उदाहरण मैं देता हूं आपको। अगर आपको लगता है कि मेरे इस लेक्चर से आपको फायदा हो रहा है तो आप जरूर पूरा देखेंगे। तो इसका मतलब है कि जिस चीज में लोगों को फायदा नजर नहीं आएगा उसमें समय लगाना लोग पसंद नहीं करेंगे। अर्थात अगर आपका जो आइडिया है वो इनोवेटिव तो है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। दूसरा एक और है कि आपका सिंगल आइडिया है या मल्टीपल आइडिया है, आप ढेर सारा आइडिया लगा लिए हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अगर कोई नया व्यवसाय कर रहे हैं तो जी जान लगा के एक ही काम क्यों कीजिए, और चार जगह अगर आप हाथ डालेंगे तो हो सकता है चार जगह भी आप असफल हो जाएं। अगर एक जगह आपने काम डाला और सफलता मिल गई तो वो आपकी जिंदगी को सुधार सकता है, वरना आपको बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों, मैं जरूर कहूंगा कि इस तरह से स्टार्टअप इंडिया में जुड़े और अपने बिजनेस को और ज्यादा ऊंचाई तक ले जाएं। स्केलेबल बिजनेस करें, लाभकारी बिजनेस करें, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचने का काम करें। आप जिंदगी में जरूर सफल होंगे, अपने बिजनेस में जरूर सफल होंगे, अपना भी मदद करेंगे, लोगों का भी मदद करेंगे, आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाएंगे और चार लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। सभी का अगर देखिए दोस्तों, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, संघ में शक्ति होती है, संघे शक्ति, संस्कृत की कहावत है संघे शक्ति, मतलब यूनियन में पावर होता है। और उस पावर का लाभ उठाइए, लोगों के साथ जुड़िए, लोगों के साथ काम कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। और अगर मैं लास्ट में एक बार फिर से कहूंगा, आपसे निवेदन कहूंगा कि अगर मेरे वीडियो में अगर लगे कि आपके काम की चीज है तो इसे जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों, मैं आपका आभारी रहूंगा। थैंक यू।